पावर शेयरिंग एक ऐसा चैप्टर है जो ना सिर्फ आपका नजरिया बदलेगा, साथ ही साथ आपको आने वाले सभी चैप्टर्स में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं हमारी वन शॉट वीडियो फॉर पावर शेयरिंग। इस चैप्टर को शुरू करेंगे हम दो कहानियों के साथ, जिससे हमको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और जो कहानियां हमको पूरी क्लास 10th में याद रहेंगी। पहली कहानी होगी बेल्जियम की और दूसरी कहानी होगी श्रीलंका की। इन कहानियों से बेसिकली हमको ये समझने को मिलेगा कि कहाँ पर पावर शेयरिंग होगी तो कैसा होगा और अगर पावर शेयरिंग नहीं होगी तो कैसा होगा। तो सिंपली स्टार्ट करते हैं बेल्जियम के साथ। बेल्जियम एक इत्तू सा देश है यूरोप का, एक बड़ा ही छोटा सा देश है यूरोप का, जिसकी पॉपुलेशन उस टाइम पर अराउंड 1 करोड़ हुआ करती थी। अब बेल्जियम का जो पॉपुलेशन डिवीजन था या कहें एथनिक कॉम्पोजिशन था, एथनिक कॉम्पोजिशन को अगर सिंपल वर्ड्स में कहें, पॉपुलेशन को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ कल्चर या लैंग्वेज स्पोकन। तो बेल्जियम का जो एथनिक कंपोजिशन था उस टाइम पर वो थोड़ा सा अलग था। वहाँ पर 59% जो लोग थे वो फ्लेमिश रीजन में रहा करते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो डच बोला करते थे। डच एक लैंग्वेज होती है। और जो 40% लोग थे वो वेलोनिया रीजन में रहा करते थे और मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो फ्रेंच बोला करते थे और बाकी 1% वो जर्मन थे। अब बेल्जियम की कैपिटल थी ब्रुसेल्स। एक देश की सबसे इंपॉर्टेंट जगह होती है उसकी कैपिटल, तो उसी तरीके से बेल्जियम की सबसे इंपॉर्टेंट जगह थी ब्रुसेल्स, क्योंकि वो उसकी कैपिटल थी। वहाँ का पॉपुलेशन डिवीजन थोड़ा सा अलग था। वहाँ पर क्या था, 80% लोग जो थे वो फ्रेंच थे और 20% लोग जो थे वो डच थे। यानी कि यहाँ पर क्या सिनेरियो था कि फ्रेंच जो थे वो मेजॉरिटी में थे और डच माइनॉरिटी में थे। और अगर आप पूरे देश को देखोगे तो पूरे देश में डच मेजॉरिटी में थे और फ्रेंच माइनॉरिटी में थे। लेकिन जो फ्रेंच थे वो रिच थे और पावरफुल हुआ करते थे, डच इतने रिच और पावरफुल नहीं हुआ करते थे। तो आगे चलते हुए हम समझेंगे कैसे बेल्जियम ने इन सभी लोगों को एक साथ लेकर एक अच्छा देश बनाया और समझेंगे कि कैसे उन्होंने ये पूरा काम कर पाया। अब देखते हैं पहले श्रीलंका की कहानी, क्योंकि वो कहानी भी बहुत ज़रूरी है। श्रीलंका एक छोटी सी आइलैंड नेशन है जिसकी पॉपुलेशन अराउंड 2 करोड़ है। अब श्रीलंका में भी अगर हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तो श्रीलंका में 3 तरीके से आप डिवाइड कर सकते हो। नंबर 1 इज था, वहाँ पर लैंग्वेज होती थी सिन्हाला। तो जितने भी लोग सिन्हाला बोलते थे हमने उनको डिवाइड किया तो ऑलमोस्ट 74% ऑफ द पॉपुलेशन सिन्हाला बोलती थी और बाकी 18% जो लोग थे वो तमिल बोला करते थे और बचे जो 7% लोग थे उनमें से कुछ लोग तमिल भी बोलते थे, सिन्हाला भी बोलते थे। यानी कि मेनली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो सिन्हाला जो थे, सिन्हाला स्पीकर्स वो मेजॉरिटी में थे और जो तमिल्स थे वो माइनॉरिटी में थे। अब तमिल्स में भी 2 ग्रुप थे। तमिल में कुछ लोग ऐसे थे जो श्रीलंका के ही रहने वाले थे तो उनको हमने श्रीलंकन तमिल बोला, और कुछ लोग ऐसे थे जो बाहर से आकर श्रीलंका में बस गए थे, जैसे इंडिया से जाके श्रीलंका में बस गए काम की तलाश में या किसी भी तलाश में, उनको हमने इंडियन तमिल बोला। तो 18% तमिल्स में से 13% तमिल श्रीलंकन तमिल थे और 5% इंडियन तमिल थे। तो अगर यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मेजॉरिटी में आपको क्लियरली दिख रहा है कि सिन्हाला स्पीकर्स है और माइनॉरिटी में तमिल है। सबसे पहले हम देखेंगे कि श्रीलंका की गवर्नमेंट ने क्या किया जिससे वो अपने देश को आराम से चला पाते। क्या श्रीलंका की गवर्नमेंट ने दिमाग लगाया या उन्होंने कुछ नहीं किया और बस ऐसे वेलेपन में अपने देश को खराब कर दिया। तो देखते हैं श्रीलंका ने क्या किया। एक्चुअली श्रीलंका की इंडिपेंडेंस मिली थी 1948 में। उसके बाद सबको लगा था कि श्रीलंका बच्चा एक देश बनेगा, लेकिन श्रीलंका की गवर्नमेंट पे तो अलग ही भूत सवार था उस टाइम पे। उन्होंने कहा यार नहीं यार, हमको कुछ खास अच्छा देश नहीं बनाना, हम तो मेजॉरिटी के हिसाब से चलेंगे। तो श्रीलंकन गवर्नमेंट ने उस टाइम पर अपनाई थी मेजॉरिटेरियन पॉलिसी। मेजॉरिटेरियन पॉलिसी ये कहती थी कि एक देश में जो सरकार है उसको मेजॉरिटी बहुमत के हिसाब से चलाया जाना चाहिए और जो मेजॉरिटी चाहे, जो मेजॉरिटी कम्युनिटी चाहे वही करना चाहिए। यानी कि श्रीलंका ने इस पॉलिसी को अपनाया और क्या किया, उन्होंने सिन्हाला को फेवर करना शुरू कर दिया। जो सिन्हालास के लिए सही था वही करना शुरू कर दिया, बाकी सबको इग्नोर किया। सबसे पहली चीज़ उन्होंने क्या की, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने 1956 में एक एक्ट पास किया और बोला कि अब से सिन्हाला ऑफिशियल लैंग्वेज होगी श्रीलंका की। इससे क्या हुआ, लोगों ने कहा यार आपने तमिल को तो इग्नोर कर दिया, लेकिन श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा हमको फर्क नहीं पड़ता, हम तो मेजॉरिटी को सपोर्ट करेंगे। इधर ही तक बात नहीं बनी, श्रीलंकन गवर्नमेंट ने एक और चीज़ की। उन्होंने क्या किया, उन्होंने फेवर करना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा जितने भी यूनिवर्सिटी पोजीशंस हैं, एडमिशन्स हैं, जॉब्स हैं, उन सब में हम सिन्हाला स्पीकर्स को फेवर करेंगे, प्रायोरिटाइज करेंगे और बाकी सारे लोगों को बाद में रखेंगे। यानी कि तमिल्स को बाद में लाएंगे, पहले सिन्हालास को फेवर करेंगे। फिर यहीं तक नहीं रुके, एक और चीज़ की उन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, एक और चीज़ ऐड कर दी कि अब से जो बुद्धिज्म रिलीजन होता है उसको प्रमोट किया जाएगा, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा, उसको इनकरेज किया जाएगा। अब बुद्धिज्म ही क्यों, आप सबके मन में सवाल आएगा कि उन्होंने
बुद्धिज्म रिलीजन को ही क्यों चुना, क्योंकि मोस्ट ऑफ द सिन्हालास जो थे वो बुद्धिज्म रिलीजन को बिलोंग करते थे। तो उन्होंने कहा कि अब से हम क्या करेंगे, बुद्धिज्म को प्रोटेक्ट करेंगे और इसको एनकरेज करेंगे, प्रमोट करेंगे। इससे जो तमिल्स थे उनको लगा यार ना तो उनके रिलीजन की रिस्पेक्ट हो रही है, ना उनकी लैंग्वेज की रिस्पेक्ट हो रही है, ना उनके इंटरेस्ट की, ना उनके ओपिनियंस की। तो तमिल्स को इससे बहुत बुरा लगा। उन्होंने डिसाइड किया कि यार अब अपने हक के लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। इसके लिए तमिल्स ने खुद को ऑर्गेनाइज किया और स्ट्रगल करना शुरू किए, मूवमेंट करना शुरू की और कुछ अपनी डिमांड्स रखी श्रीलंकन गवर्नमेंट के सामने। अब उनकी जो डिमांड्स थी वो बिल्कुल मतलब श्रीलंकन गवर्नमेंट को हिला देने वाली थी। उनकी सबसे पहली डिमांड थी कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए श्रीलंका का। और वो यही तक नहीं रुकी, उनकी सिर्फ खाली एक डिमांड नहीं थी, दूसरी डिमांड और भी खतरनाक थी। उन्होंने कहा हमको इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ चाहिए जॉब्स में, यूनिवर्सिटी पोजीशंस में, हमको भी इक्वालिटी के साथ ट्रीट करो जॉब्स और यूनिवर्सिटी पोजीशंस के लिए। सबको लगा चलो ये आखिरी डिमांड होगी, लेकिन वहाँ भी नहीं रुके, एक और डिमांड आई उनकी, तीसरी डिमांड तो सबसे ज़्यादा खतरनाक। उन्होंने कहा कि श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में हमको हमारी एक इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। अब मन में सवाल आएगा कि नॉर्थ और ईस्ट में क्यों, क्योंकि ज़्यादातर जो तमिल्स थे वो नॉर्थ और ईस्ट में ही बसे हुए थे। तो उन्होंने कहा कि हमको नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में अपनी इंडिपेंडेंट स्टेट चाहिए। श्रीलंकन गवर्नमेंट ने कहा कि देखो ऐसा है ना, हम तुम्हारी कोई डिमांड पूरी करने वाले हैं ना कुछ करने वाले हैं, आप अपनी जगह बैठे रहो। इससे तमिल्स लोगों को गुस्सा आ गया, तमिल को गुस्सा आ गया, वहाँ पे सिन्हाला की गवर्नमेंट को गुस्सा आ गया। तो क्या हुआ, लड़ाई झगड़े शुरू हो गए और ये लड़ाई झगड़े इतने बढ़ते चले गए कि ये लड़ाई झगड़े सिविल वॉर में बदल गए। और जो श्रीलंका में सिविल वॉर हुआ सब जानते हैं उसमें क्या हुआ था। उसमें श्रीलंका के कई लोग मारे गए थे, कई लोगों को ज़बरदस्ती अपने देश से बाहर भेज दिया और जो लोग उस देश में रहे उनको वहाँ पर रहना मुश्किल हो गया। तो अगर आप इस कहानी का सार देखोगे तो श्रीलंका के एक गलत डिसीजन की वजह से श्रीलंका के लोगों ने इतना सफ़र किया, वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए, श्रीलंका की इकॉनमी ख़राब हुई, श्रीलंका के ही लोग मारे गए, श्रीलंका के ही लोगों को जीना मुश्किल हो गया। यानी कि एक डिसीजन, और वो एक डिसीजन क्या था, पावर को शेयर ना करना। अब सबको उम्मीद थी कि बेल्जियम कुछ अच्छा स्टेप लेगा, तो देखते हैं भाई बेल्जियम ने अच्छा स्टेप लिया या नहीं। बेल्जियम के केस में क्या था कि बेल्जियम के लीडर्स थोड़े से समझदार निकले और उनकी थोड़ी सी समझदारी से पूरा देश का नक्शा बदल गया, पूरा देश उनका बच गया और सही रास्ते पर चला गया। एक्चुअली हुआ क्या, बेल्जियम के लीडर्स को ये रियलाइज़ हो गया कि अगर वो चाहते हैं कि उनका देश अच्छा बना रहे, पीसफुल तरीके से चलता रहे, तो उनको हर कम्युनिटी, हर सोशल ग्रुप की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, सबके इंटरेस्ट, सबके ओपिनियंस की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किया कि वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करेंगे और सब लोगों को कंफर्टेबल फील कराएंगे, सारे सोशल ग्रुप्स को। और उन्होंने 1970 से 1993 के बीच कॉन्स्टिट्यूशन में 4 बार अमेंडमेंट्स किए, 4 बार चेंजेस किए, जिससे वो वहाँ पर रह रहे, बेल्जियम में रह रही कम्युनिटीज़ को, सोशल ग्रुप्स को कंफर्टेबल फील करा पाए। जो उन्होंने मेजर स्टेप्स लिए थे वो कुछ इस प्रकार थे जिनके बारे में समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला स्टेप उन्होंने बोला था सिंपल, उन्होंने ये बताया था कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम मेजॉरिटी में हो या माइनॉरिटी में हो, सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि तुम्हारी चीज़ को रिस्पेक्ट किया जाना चाहिए। तो उन्होंने नंबर 1 चीज़ क्या की थी, उन्होंने कहा था कि जो बेल्जियम की सेंट्रल गवर्नमेंट बनेगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा डच स्पीकिंग को भी और फ्रेंच स्पीकिंग को भी। यानी कि सबसे पहली चीज़ में उन्होंने क्या बता दिया कि वो उन्हें कोई फ़र्क नहीं है कि तुम मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी हो, तुमको रिस्पेक्ट किया जाएगा, इसीलिए तुमको इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं हम सेंट्रल गवर्नमेंट में। यानी कि पहली चीज़ उन्होंने क्या की, सेंट्रल गवर्नमेंट जो बनेगी उसमें इक्वल रिप्रेजेंटेशन दे दी डच स्पीकिंग को भी और फ्रेंच स्पीकिंग को भी। दूसरी चीज़ उन्होंने और अच्छी की, उन्होंने क्या किया, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसकी बहुत सारी पावर्स, उसकी बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, क्योंकि उनको पता था कि जहाँ पर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर अच्छे से कंट्रोल नहीं कर पाई तो स्टेट गवर्नमेंट ईजिली कंट्रोल कर लेगी अपनी स्टेट को, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को तो पूरा देश संभालना है लेकिन स्टेट गवर्नमेंट को तो खाली एक स्टेट ही संभालनी है। तो उन्होंने बहुत सारी पावर्स को स्टेट गवर्नमेंट के साथ भी शेयर कर दिया। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट, जिसकी हमने बात की थी, ब्रुसेल्स की, जो कैपिटल था बेल्जियम का। हम सबको लग रहा था कि यार ब्रुसेल्स में क्या होगा, यहाँ पर तो फ्रेंच 80% है और डच खाली 20% है। तो उन्होंने पहले ही बोल दिया था देखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम मेजॉरिटी हो माइनॉरिटी, तुम्हें इक्वली ट्रीट किया जाएगा। इन्होंने कहा ब्रुसेल्स को हम एक सेपरेट गवर्नमेंट देंगे और उस गवर्नमेंट में भी हम इक्वल रिप्रेजेंटेशन देंगे, फ्रेंच को भी और डच को भी। यानी कि इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू फ्रेंच पीपल एंड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू डच स्पीकिंग पीपल। इससे क्या हुआ, लोगों में यूनिटी आई, लोगों में इक्वालिटी की फीलिंग आई। फोर्थ चीज़, आप सबको लग रहा होगा कि जो 1% जर्मन थे उनका क्या हुआ, उनके बारे में तो कोई बात ही नहीं कर रहा है। उनके लिए भी बेल्जियम में एक काम किया गया। बेल्जियम में उन्होंने बोला अभी तक खाली 2 गवर्नमेंट थी, सेंट्रल और स्टेट, हम तीसरे तरीके की गवर्नमेंट बनाएंगे जिसको बोलेंगे कम्युनिटी गवर्नमेंट। और ये जो कम्युनिटी गवर्नमेंट थी उसका एक बिल्कुल अलग आइडिया था। उन्होंने बोला
ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सिर्फ वन लैंग्वेज पीपल के द्वारा ही चुनी जाएगी। वन लैंग्वेज स्पीकिंग पीपल का मतलब जो लोग जर्मन बोलते हैं वो जर्मन पीपल के लिए एक कम्युनिटी गवर्नमेंट चुनेंगे, जो फ्रेंच बोलते हैं वो फ्रेंच के लिए चुनेंगे, और जो डच बोलते हैं वो डच के लिए चुनेंगे। और इस कम्युनिटी गवर्नमेंट का सिंपल पर्पस ये था कि इनको पावर्स दी गई कुछ इश्यूज़ पर, जैसे कि जो सोशल इश्यूज़ हुआ करते थे, यानी कि कल्चरल इश्यूज़, एजुकेशनल इश्यूज़, लैंग्वेज इश्यूज़, यानी कि जितने भी सोशल इश्यूज़ थे उनको लेकर इस कम्युनिटी गवर्नमेंट को पावर दी गई। देखने में आपको लग सकता है कि ये मॉडल बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, बट इस मॉडल की वजह से बेल्जियम के लोग आज तक हंसी खुशी आराम से रह रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि हर इंसान को रिस्पेक्ट दी जाती है। देयर इज़ नोबडी हु सेज कि तुम मेजॉरिटी हो तो तुम्हें ज़्यादा मिलेगा, तुम्हें माइनॉरिटी हो तो तुम्हें कम मिलेगा। वहाँ पर कहते हैं तुम मेजॉरिटी हो, माइनॉरिटी हो, तुम लोगों को हर चीज़ इक्वली ट्रीट किया जाएगा। तो ये तो दो केस देखे। इस दो सिचुएशन से आपको क्या सीखने को मिला कि अगर पावर शेयरिंग नहीं की तो श्रीलंका जैसा हाल हो जाएगा, और अगर पावर शेयरिंग की तो तुम फूलो फलोगे कैसे, बेल्जियम। ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, व्हाई पावर शेयरिंग इज डिजायरेबल, पावर शेयरिंग जरूरी है क्यों। तो बेसिकली इसका सबसे सिंपल रीजन बनते हैं दो रीजन, प्रूडेंशियल और मोरल। प्रूडेंशियल रीजन वो रीजन होता है जो बेस्ड होता है पास्ट एक्सपीरियंसेस पर, ऑब्जर्वेशंस पर, कैलकुलेशंस पर, और मोरल रीजन वो रीजन है जो बेस्ड होता है कि वो कितनी वैल्यू ऐड कर रहा है, क्या वो चार चांद लगा रहा है किसी चीज़ में। इस चीज़ को मैं समझाऊंगा, मोरल रीजन का मतलब आपको क्लियरली समझा दूंगा। तो प्रूडेंशियल रीजन ये है कि पावर शेयरिंग रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ब्रिंग्स बेटर आउटकम्स। जहां पर भी पावर शेयरिंग होती है वहां पर कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाई झगड़ों के चांसेस कम होते हैं और आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं पॉलिटिक्स में। ऐसा इसलिए होता है जब आप पावर शेयरिंग करते हो तो आप हर ग्रुप को, हर कम्युनिटी को थोड़ी थोड़ी पावर्स देते हो। इससे क्या होता है, हर कम्युनिटी को अपने आप में रिस्पेक्टेड फील होता है, और साथ ही साथ उन पर जिम्मेदारी भी होती है कि वो उस पावर को सही तरीके से इस्तेमाल करें। तो सपोज करो इन फ्यूचर अगर कोई दंगा होने के चांस है, कोई लड़ाई होने के चांस है, तो आपने इन सोशल ग्रुप्स जिनको थोड़ी थोड़ी सी पावर दी है, तो ये क्या करेंगे, सोशल ग्रुप ये अपने आप आगे आएंगे और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएंगे, और जो भी लड़ाई झगड़े होने वाले हैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, किसी तरीके से एडजस्ट कर लेंगे और लड़ाई झगड़े होने से रोक लेंगे। इसीलिए हम कहते हैं पावर शेयरिंग से क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स के चांसेस कम हो जाते हैं। दूसरा चीज़ क्या होती है, मोरल रीज़न कहते हैं जिसको हम, पावर शेयरिंग इज़ द वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। ये कहता है कि पावर शेयरिंग जो है वो डेमोक्रेसी का आधार है, लोकतंत्र का आधार है। जो डेमोक्रेसी है वो पावर शेयरिंग के बिना अधूरी है, और ये सही बात भी है क्योंकि डेमोक्रेसी तो बनी ही पावर शेयरिंग पे है। डेमोक्रेसी क्या कहती है, पावर को शेयर करना चाहिए। कैसे, सिटीजन्स को पावर देती है कि वो वोट कर सकें, उन्हीं सिटीजन्स को ये भी पावर देती है कि वो अपने अधिकार के लिए लड़ सकें, उन्हीं सिटीजन्स को ये भी पावर देती है कि वो इलेक्शंस भी लड़ सकें। तो डेमोक्रेसी में तो ऑलरेडी पावर शेयरिंग होती है। तो जब पावर शेयरिंग और डेमोक्रेसी को हम साथ में जोड़ देते हैं तो डेमोक्रेसी में चार चांद लग जाते हैं। इसीलिए इसको मोरल रीजन कहते हैं, क्योंकि जो पावर शेयरिंग है वो डेमोक्रेसी से जुड़कर डेमोक्रेसी में वैल्यू ऐड कर देता है। इसीलिए हम कहते हैं पावर शेयरिंग इज द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी पावर शेयरिंग के बिना अधूरी है। ये बेसिकली हमारे दो रीजन बनते हैं, फर्स्ट इज प्रूडेंशियल, अदर वन इज मोरल। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट टॉपिक, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। पावर को बहुत तरीके से शेयर किया जा सकता है, जितने आप सोच भी नहीं सकते उतने तरीके। जैसे आपके स्कूल में भी पावर शेयर हो रही है, सबसे ज़्यादा प्रिंसिपल के बाद, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर क्लास टीचर, फिर मॉनिटर। तो इसी तरीके से हज़ारों तरीके हैं पावर शेयर करने के, बट हमारे इंडिया में बेसिकली आपको चार देखने को मिल जाते हैं। उनके बारे में बात करेंगे हम इस टॉपिक में। नंबर वन जो तरीका होता है उसके बारे में देखते हैं। Number one is power can be shared among different organs of government such as legislature, executive and judiciary। हमारे इंडियन गवर्नमेंट के तीन ऑर्गन्स कहलाते हैं, ये लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। तो इन तीनों के पीछे पावर को कुछ इस तरीके से शेयर किया जाता है कि ये तीनों की खास बात होती है कि ये तीनों सेम पोजीशन पे हैं, सेम लेवल पे हैं, सेम पावर है इनके पास, लेकिन इनके काम करने के एरियाज अलग अलग होते हैं। यानी कि जो जुडिशरी का काम है वो एग्जीक्यूटिव से बिल्कुल अलग है, एग्जीक्यूटिव का काम अपना अलग है, लेजिस्लेटिव का काम अपना अलग है। साथ ही साथ पावर को इस तरीके से बांटा जाता है कि इनमें से कोई भी पावर का मिसयूज ना कर सके, और इसको इंश्योर करने के लिए ये तीनों ऑर्गन्स को एक और पावर दी जाती है, और वो पावर होती है कि ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं कि कहीं कोई एक दूसरे से गलती तो नहीं कर रहा। जुडिशरी चेक कर सकती है एग्जीक्यूटिव को, एग्जीक्यूटिव चेक कर सकती है जुडिशरी को, एग्जीक्यूटिव चेक कर सकती है लेजिस्लेचर को, लेजिस्लेचर चेक कर सकता है जुडिशरी को। तो इन तीनों के पास ये भी पावर होती है कि ये तीनों एक दूसरे को क्रॉस चेक कर सकते हैं। इसीलिए इस सिस्टम को हम सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये तीनों एक दूसरे को चेक भी कर सकते हैं। कुछ लोग इस पावर डिवीजन को
हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहते हैं। इसका रीज़न सिंपल है, अगर आप ये डायग्राम देखोगे जहाँ पर आपको दिख रहा है इन तीनों को एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा गया है, यानी कि इनका बेस सेम है, इनके पास सेम पावर्स है, इनकी पोजीशन सेम है, बस काम करने की एरियाज अलग अलग हैं, इसीलिए इनको एक हॉरिजॉन्टल लाइन पर रखा जाता है, हॉरिजॉन्टल बेस पर रखा जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, क्योंकि इनका सेम बेस है, आधार सेम है, पावर सेम है, बस काम करने के एरियाज अलग हैं। जो दूसरा तरीका है पावर को शेयर करने का, वेरी कॉमनली ऑब्जर्व्ड है, हमारे इंडिया में तो होता ही होता है। सिंपल क्या है भाई, पावर कैन बी शेयर्ड अमंग डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, जैसे कि सेंट्रल गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, फिर लोकल गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में ये पावर शेयरिंग प्रॉपर फॉलो किया जाता है। हमारे यहाँ सेंट्रल है, फिर स्टेट है, और फिर लोकल है। लोकल में क्या आ जाता है, म्यूनिसिपैलिटीज आ जाती है, नगर पंचायत सिंपली। ठीक है, तो हमारे इंडिया में इस पैटर्न को फॉलो किया जाता है और इस तरीके से पावर को बांटा जाता है। अब आपके मन में आता होगा ये पावर बांटता कौन है, तो हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन में क्लियरली लिखा जाता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है, स्टेट गवर्नमेंट के पास कितनी पावर है और लोकल के पास कितनी पावर है। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसको फेडरल डिवीजन ऑफ पावर भी कहा जाता है और इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर भी कहा जाता है। अब वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर क्यों कहा जाता है, इसको आप डायग्राम से समझो। आपको दिख रहा होगा वर्टिकल लाइन पे आए हैं ये तीनों। वर्टिकल लाइन में जो सबसे पहले है यूनियन गवर्नमेंट है, उसके नीचे स्टेट गवर्नमेंट है, उसके नीचे लोकल गवर्नमेंट। अगर आप इसको पावर के रूप में देखोगे तो सबसे ज़्यादा पावर यूनियन गवर्नमेंट के पास, उससे कम स्टेट के पास और फिर सबसे कम लोकल के पास। इस तरीके से इसको वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बोल देते हैं। मूविंग ऑन टू थर्ड फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। जो थर्ड फॉर्म है पावर शेयरिंग का, दैट पावर कैन बी शेयर्ड अमंग वेरियस सोशल ग्रुप्स, जैसे कि लिंग्विस्टिक ग्रुप, कल्चरल ग्रुप्स। अब इसका सबसे सिंपल एग्जांपल हम बेल्जियम में पढ़ के आए हैं। बेल्जियम में कम्युनिटी गवर्नमेंट, किस तरीके से पावर को शेयर किया गया था अलग अलग लैंग्वेज बोलने वाले ग्रुप्स के साथ, और उनको हमने कम्युनिटी गवर्नमेंट बोला था। जर्मन की अपनी कम्युनिटी गवर्नमेंट और फ्रेंच की अपनी, डच की अपनी। ठीक है, इंडिया में भी ये मॉडल फॉलो होता है। अगर आप देखोगे इंडिया में कई ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जो माइनॉरिटी में हैं, या कई ऐसे सोशल ग्रुप्स हैं जिनको प्रॉपर रिजर्वेशंस दिए गए हैं, जिनके लिए पार्लियामेंट में, असेंबलीज में सीट्स रिजर्व करके रखी जाती हैं। तो उसका क्या सिंपल ये क्या बताना चाहते हैं, किसी को रिजर्वेशंस देकर ये, या फिर ये रिजर्व सीट्स देकर, या फिर ये कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाकर ये क्या बताना चाहते हैं, ये बताना चाहते हैं कि अगर आप माइनॉरिटी भी हो तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपकी चॉइस को रिस्पेक्ट किया जाता है, आपकी सिटीजनशिप को, आपके ओपिनियंस को, आपके व्यू पॉइंट्स को रिस्पेक्ट किया जाता है। और जब आप ऐसा करते हो, जब आप पावर को शेयर करते हो सोशल ग्रुप्स में, तो सोशल ग्रुप्स को भी ये फील होता है कि उनको इंपॉर्टेंस दी जा रही है और उनको भी लगता है कि वो पॉलिटिक्स में क्या कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं। जो चौथा आखिरी तरीका है पावर शेयर करने का, सबसे ईजी है। एक्चुअली ये तरीका नहीं है, ये आप कह सकते हो ये सबसे कॉमनली ऑब्जर्व तरीका है, आप आसपास बहुत देखोगे। चौथा जो तरीका है जो सबसे कॉमनली ऑब्जर्व्ड है, दैट इज पावर शेयरिंग कैन ऑल्सो बी सीन इन द वे पॉलिटिकल पार्टीज और इंटरेस्ट ग्रुप और प्रेशर ग्रुप्स कंट्रोल और इन्फ्लुएंस दोज इन पावर। जिस तरीके से पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे को कंट्रोल करती हैं या इन्फ्लुएंस करती हैं, या जो प्रेशर ग्रुप्स हैं वो डिसीजन मेकिंग को कंट्रोल करते हैं या इन्फ्लुएंस करते हैं, उस तरीके से भी आप देख सकते हो कैसे पावर शेयर हो रही है। नंबर वन थिंग, अगर आप डेमोक्रेसी में देखोगे तो डेमोक्रेसी में कभी भी कोई एक पार्टी परमानेंटली शासन नहीं करती है, जीतती नहीं रहती है। डेमोक्रेसी में क्या होता है, टाइम टाइम के बाद पॉलिटिकल पार्टीज बदलती जाती हैं, अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज पावर में आती जाती हैं। जैसे सपोज करो पहले 5 साल आम आदमी पार्टी रही, उसके बाद सपा आ गई, उसके बाद बीजेपी आ गई, उसके बाद कांग्रेस आ गई। तो आप देखोगे अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने शासन किया, यानी कि अलग अलग टाइम पर अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज विद अलग अलग आइडियोलॉजीज ने पावर को शेयर किया। इस तरीके से भी पावर को शेयर किया जाता है अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में। दूसरा तरीका सबसे कॉमन होता है, हमारे समाज में आपको कई सारे ग्रुप्स मिलेंगे, बिजनेसमैन के ग्रुप, इंडस्ट्रियलिस्ट के ग्रुप, सोशल वर्कर्स के ग्रुप। वो ग्रुप्स क्या करते हैं, वो भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन देते हैं। 2 तरीके से पार्टिसिपेट करते हैं, या तो डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं डेमोक्रेसी में जाके, पॉलिटिक्स में जाके, या दूसरा जो तरीका होता है वो होता है प्रेशर बना के। सपोज करो आप चाहते हो आपके मन की बात सुनी जाए, आप जो हक की लड़ाई लड़ रहे हो उसकी बात सुनी जाए, तो आप क्या करोगे, आप अपने लिए स्ट्रगल करोगे, मूवमेंट करोगे, अपने पूरे ग्रुप को ले जाओगे। इससे क्या होगा, सरकार पर दबाव बनेगा और अल्टीमेटली ये कहा जाएगा कि आपने सरकार के डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पर इन्फ्लुएंस ला दिया। जैसे कि अगर आप फार्मर्स बिल देखो तो फार्मर्स का एक ग्रुप था, इन्होंने क्या किया, अपने हक की लड़ाई की, इन्होंने कहा हमको फार्मर्स बिल नहीं चाहिए, तो सरकार पे प्रेशर बना और अल्टीमेटली सरकार की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस पे उसका असर दिखा और फार्मर्स बिल को वापस ले लिया गया। तो इट्स एज सिंपल एज दैट। 4 तरीके से पावर शेयरिंग होती थी जो आप समझ गए। आई होप ये वीडियो ने आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड की होगी, साथ ही साथ आपके साथ
बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर दिया होगा। आई होप इस वीडियो से आपको बहुत मदद मिलेगी। तो ये तो था हमारा चैप्टर का दी एंड, जहां पर हमने पढ़ा फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम एक नया चैप्टर कवर कर रहे होंगे एक अच्छे सिंपल कॉन्सेप्ट्स के साथ। तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे फोकस्ड एंड स्टे अलर्ट एंड स्टे अपडेटेड विद द चैनल। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।